दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ की इस तीसरी वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको ये पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें किस टाइप के क्वेश्चंस लाने चाहिए और किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाने चाहिए। तो आप सबका स्वागत है दोबारा से। तो हमारे इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज हेल्ड इन विच ईयर। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 1762, ऑप्शन बी 1758, ऑप्शन सी 1765, ऑप्शन डी 1765। ये जो इलाहाबाद की जो संधि थी, इसका जो पीछे जो बैकग्राउंड था वो कहीं ना कहीं बैटल ऑफ बक्सर था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ जो बक्सर हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की एक हेजेमनी सी भारत में बनती जा रही थी। ये पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे भारत को, नॉर्दर्न इंडिया को। बाकी जो कंपनीज थी, डच हो, डेन हो, फ्रेंच हो, कहीं ना कहीं नुकसान में थी। तो बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 में। वैसे तो बैटल ऑफ बक्सर जब हुई थी तो हेक्टर मुनरो उसको लीड कर रहे थे, द ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन जब ट्रीटी हुई 16 अगस्त 1765 को, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी की, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एक ऑफिसर माने जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो बैटल ऑफ बक्सर के जो हेक्टर मुनरो थे उनको ना बुला के कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और मुगल्स के जो उस टाइम हेड थे शाह आलम सेकंड, उनके साथ ट्रीटी हुई। तो जो शुजाउद्दौला थे उनके साथ ये ट्रीटी की गई कि जो इलाहाबाद और कारा है वो कहीं ना कहीं आपको शाह आलम सेकंड को देना है। और जो भी ये बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसमें 50 लाख रुपए का उनसे हर्जाना मांगा गया, इंडेमिनिटी मांगी गई कि इसमें नुकसान हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो 50 लाख रुपए अवध के जो नवाब हैं वो देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बलवंत सिंह, जो कि शिवाजी बोले जाते थे नॉर्थ इंडिया के, जो कि बहुत बड़े जमींदार थे बनारस के, उनको कुछ पोजेशंस दी गई उस एम्पायर में, अवध में। तो ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी हुई थी उसमें शुजाउद्दौला के साथ ये ट्रीटी हुई थी। और जो शाह आलम के साथ थी, शाह आलम के साथ ये थी कि उनको इलाहाबाद में रहना पड़ेगा कंपनी के प्रोटेक्शन में। और दीवानी के राइट शाह आलम सेकंड ने अंग्रेज़ों को दे दिए थे, जिसके चलते उड़ीसा, बिहार, बंगाल वाला जो रीजन है उसमें टैक्स कलेक्ट करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो भी सालाना वो टैक्स लेंगे उसमें से 26 लाख रुपए वो मुगल्स को देंगे। एक तो ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो निज़ामत थी, निज़ामत कहीं ना कहीं मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये सारी चीज़ें थी, डिफेंस। तो उसके चलते अंग्रेज़ उनकी हेल्प करेंगे और उसके बदले मुगल्स को उनको 53 लाख रुपए देने पड़ेंगे एनुअली। साल में 53 लाख रुपए मुगल्स को अंग्रेज़ों को देने पड़ेंगे निज़ामत फंक्शन के तहत। तो ये थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 1665 में हुई थी। 1765 में हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज हेल्ड इन 1765। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एंड लाहौर। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से पूछ रखा है ऑप्शन ए रणजीत सिंह, ऑप्शन बी खड़क सिंह, ऑप्शन सी शेर सिंह, ऑप्शन डी दुलीप सिंह। ये जो सिख एम्पायर था ये चारों के चारा उसके ही किंग्स हैं। तो तोपों के कारखाने बनवाए थे राजा रणजीत सिंह ने, जो कि कहीं ना कहीं 1790 में 1780 में पैदा हुए थे और 12 साल की उम्र में ही वो राजा बन गए थे। वहाँ पे एक्चुअली 12 मिसल हुआ करती थी, जैसे आहलवालिया मिसल, भंगी मिसल, कन्हैया मिसल, सुकरिया मिसल करके थी, जिस मिसल के इनके फादर इनके हेड थे। तो उसके वो उनकी डेथ हो गई थी उनके बचपन में ही। तो 12 साल की उम्र में इनको कहीं ना कहीं लीडरशिप करने का मौका मिला, ये लीडर बन गए और इन्होंने पूरे पंजाब को बचाया, जो कि अफगान्स की तरफ से बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे 1798, 99 इन सब में। तो राजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने लाहौर में कैनन्स बनाई,
कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी ब्रिटिश और फ्रेंच और यूरोपियन शक्तियाँ जो भी थी, जो भी वो आर्मी में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें यूज़ कर रहे थे, उसके चलते राजा रणजीत सिंह ने भी सोचा कि हमें भी क्यों ना क्यों कुछ अच्छी और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो राजा किंग जो थे सिंह डायनेस्टी के, राजा रणजीत सिंह, उन्होंने फाउंड्रीज बनाई लाहौर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजा रणजीत सिंह। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इमेज भी दे रखी है रणजीत सिंह जी की, तो आप देख सकते हो। ये तीसरा क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ खारडा और खुरला हेल्ड इन 1795 वॉज फॉट बिटवीन। 1795 में हुई खारदा खरला की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो बेसिकली ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश में दोनों दे रखे हैं। ऑप्शन ए, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास। ऑप्शन बी, इंग्लिश एंड मराठास। ऑप्शन सी, इंग्लिश एंड सिख्स। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास। 1795 में बैटल ऑफ खारदा हुई थी। उस टाइम गवर्नर जनरल थे जॉन शोर। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मराठा और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को जो बैटल हुई थी, बहुत ही भीषण बैटल थी, बहुत ही ब्रूटल बैटल थी। तो जॉन शोर को आप ऐसे याद कर सकते हो, गवर्नर जनरल थे कि जब शोर होता है तो खड़र खड़र की आवाज़ आती है। तो बैटल ऑफ खाडरा से आप उस टाइम के गवर्नर जनरल को भी याद कर सकते हो, कहीं ना कहीं जो 1795 में थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के बीच में बैटल ऑफ खारदा हुई थी, या खरदा जो भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, रणजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम होम। हिंदी में पढ़ लेते हैं। रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसके द्वारा मिला? तो रणजीत सिंह जी को जो हीरा मिला उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह। ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। ऑप्शन सी, शाह शुजा। और ऑप्शन डी, आलमगीर। तो अफ़गान के एक रूलर हुआ करते थे शाह शुजा। उन्होंने रणजीत सिंह जी को ये कोहिनूर गिफ्ट किया था। बेसिकली 1838 के आसपास शाह शुजा, रणजीत सिंह और गवर्नर जनरल थे भारत के उस टाइम लॉर्ड ऑकलैंड। 1838 में एक पैक्ट हुआ था इन तीनों में, ट्राइपेट्रिएट बोल सकते हैं, ट्राइपेट्रिएट पैक्ट बोल सकते हैं। इसमें ये था कि तुम्हारी सीमा यहाँ तक है, हमारी सीमा यहाँ तक है। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि शाह शुजा जो अफगान रूलर थे, कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली रिलेशन चाहते थे रणजीत सिंह जी के साथ। तो उन्होंने ही रणजीत सिंह जी को डायमंड गिफ्ट किया था, जिसको कोहिनूर हीरा बोलते हैं, जो कि बहुत पहले से नादिर शाह ले गया था। फिर ऐसे करते करते अफगान रूलर्स को इधर से उधर होता रहा, फिर बाद में रणजीत सिंह ने उसको ले लिया था। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का हुआ है शाह शुजा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हेल्ड फ्रॉम 1766 या 1767 से भी बोल सकते हैं 1769 वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड होम। हिंदी में पढ़ लेते हैं। 1767 से 1769 तक के भी जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, वो अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ा गया था? तो बेसिकली एंग्लो मैसूर वार से पता चल रहा है कहीं ना कहीं मैसूर कर्नाटक वाला रीजन है। तो उस टाइम हैदर अली राजा हुआ करते थे मैसूर के। तो 1767 से 1769 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जिसमें हैदर अली ने ब्रिटिश को बहुत बुरी तरीके से हराया। फिर उसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई, उसके बाद ये ख़त्म हो गया था वॉर। उसके बाद फिर और भी युद्ध होते रहे एंग्लो मैसूर वॉर के। सेकंड एंग्लो मैसूर जो वॉर हुआ था वो 1780 से 1784 के बीच में हुआ था, जिसमें 1780 में हैदर अली ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। लेकिन 1781 में एक बहुत ही इफिशिएंट ब्रिटिश ऑफिसर थे, आयरे कोटे या जो भी इनका नाम था, उन्होंने हैदर अली को बहुत बुरी तरीके से हराया और उसमें इनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये दूसरा
वॉर था जो कि एंग्लो मैसूर वॉर था, जिसमें फिर टीपू सुल्तान ने कमाल संभाली थी और ये 1784 तक युद्ध चलता रहा। और ये युद्ध जब ख़त्म हुआ था तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के चलते ये ख़त्म हुआ था। फिर जो थर्ड एंग्लो मराठा वो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, वो हुआ था 1790 से लेके 1792 के बीच में। वो टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के बेटे थे उनके बीच और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। फिर बाद में वो ट्रीटी हुई श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई, उसके बाद ये ख़त्म हो गया था। फिर जो फोर्थ हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर वो हुआ था 1799 में, जहाँ लॉर्ड वेलेस्ली लीड कर रहे थे और इधर टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान की उसमें डेथ हो गई थी। तो ये चारों एंग्लो मैसूर वॉर हैं जो आपको डिस्कस किए गए हैं। लेकिन इसमें पूछा पहला एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में। तो हैदर अली यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ब्रिटिश ऑफिसर हु डिफीटेड हैदर अली इन द वॉर ऑफ पोर्टो नोवो। पोर्टो नोवो का जो युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली को किसने हराया था, वो कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सर हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, सर आयरे कोटे एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स। हम लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि वो ऑप्शन सी जो दे रखा है सर आयरे कोटे, ये सही आंसर है। इन्होंने 1781 में पोर्टो नोवो जो कि तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है वहाँ पर हैदर अली को बहुत बुरी तरीके से हराया था, डिफीट किया था। उसके बाद उनका जो बेटा था टीपू सुल्तान, उसने कमाल संभाली थी और ब्रिटिश से लड़ता रहा था 1799 में, जब तक वो मर ना गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है सर आयरे कोटे, जो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर वॉज, सिख एम्पायर का लास्ट किंग कौन था। तो क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था पहले कि 12 मिसल थी पंजाब में जो हुआ करती थी, उसमें से एक मिसल थी जो सुखरवारिया करके, उसके ही वंशज थे सारे लोग। उसमें राजा रणजीत सिंह थे, उसके बाद खड़क सिंह थे, शेर सिंह थे, दुलीप सिंह थे। दुलीप सिंह जो थे जो बिल्कुल लास्ट में, जो ऑप्शन सी दे रखा है, ये लास्ट किंग थे सिख एम्पायर के। जो रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह 1801 से लेके 1839 तक राजा रहते हैं और बहुत बड़ा एक्सपेंशन इन्होंने किया। ऐसा बोला जाता है राजा रणजीत सिंह जो थे उनकी जो आर्मी थी वो एशिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी थी। वो चाहते थे अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरीके से हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने सही टाइम पे सही इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे। तो ये 1801 से 1839 तक रहे। उसके बाद खड़क सिंह आए। खड़क सिंह ये ओपीएम के एडिक्टेड थे। ये ओपीएम के चलते ये मुश्किल से 1 साल पूरा भी ये राज नहीं कर पाए और ये मर गए थे। उसके बाद इनका बेटा या जो इनका सक्सेसर था वो था शेर सिंह। शेर सिंह भी 1841 से कहीं ना कहीं 1843 तक रहते हैं। उसके बाद जो दुलीप सिंह है, दुलीप सिंह वो 1843 से 1849 तक राजा रहते हैं और इन्हीं के चलते वॉर हुए थे, एंग्लो सिख वॉर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दुलीप सिंह, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ऑप्शन सी नहीं है। दुलीप सिंह वॉज द लास्ट सिख किंग ऑफ द सिख एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो दुलीप सिंह है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बैटल ऑफ चिल्लियावाला वॉज फॉर्ड बिटवीन द ईस्ट इंडिया एंड होम। चिल्लियावाला की लड़ाई इंडिया और किसके बीच में लड़ी गई थी, ईस्ट इंडिया और किसके बीच में लड़ी गई थी। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 खड़क सिंह, ऑप्शन नंबर बी दुलीप सिंह, ऑप्शन नंबर सी दिलीप सिंह रंजीत सिंह, सॉरी ऑप्शन नंबर डी शेर सिंह। चिल्लियावाला की जो लड़ाई थी वो लड़ी गई थी शेर सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जो कि बैटल एंग्लो सिख वॉर हुआ था सेकंड। उसके दौरान ये लड़ाई हुई थी और बहुत बुरी तरीके से
यहाँ पे चिलिया वाला जो बैटल था इसमें लड़ी थी सिख अंग्रेज़ों के खिलाफ और बहुत बुरी तरीके से उनको हराया था। लेकिन दोनों तरफ से ये बोला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये बोलती है कि हमने उनको हराया, सिख बोलते हैं हमने उनको हराया। तो ये बैटल का कुछ कंक्लूजन नहीं निकला था कि कौन जीता है कौन हारा है। तो चिलियावाला की जो बैटल हुई थी वो शेर सिंह ऑप्शन नंबर डी की अनुयायी में लड़ी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 1849 में ये लड़ाई हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द फेमस बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश हेल्ड इन 1760 वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड होम। 1760 में आयोजित वॉन्डी वॉश की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ी गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी डेन, ऑप्शन डी है पुर्तगीज़। तो 1760 में वॉन्डी वॉश का जो युद्ध हुआ था वो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में हुआ था। इसमें फ्रेंच आर्मी बहुत बुरी तरीके से हार गई थी अंग्रेज़ों के हाथों, और अंग्रेज़ों की तरफ से जो लड़े थे वो थे आयर कोटे, जनरल आयर कोटे, जो बाद में हैदर अली से भी लड़ते हैं। और फ्रेंच की तरफ से लड़े थे जनरल लेली करके इनका कुछ नाम था। तो इसमें फ्रेंच हार गए थे। वॉन्डी वॉश की जो लड़ाई हुई थी इसमें अंग्रेज़ों ने फ्रेंच को बहुत बुरी तरीके से हराया था। तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्वेश्चन हम पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। दीवानी का जो राइट दिया गया था अंग्रेज़ों को वो शाह आलम सेकंड ने दिया था। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्रुखशाह, औरंगजेब, शाह आलम सेकंड और जहांगीर। तो ऑप्शन सी इसका जो सही आंसर है, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड ने 1765 में जो ट्रीटी हुई थी, इलाहाबाद की ट्रीटी, उसमें कहीं ना कहीं दीवानी का राइट अंग्रेज़ों को दे दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स कलेक्ट करेगी बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से, और जो भी टैक्स ये इकट्ठा करेंगे उसमें से ये 26 लाख रुपए एनुअली ये देंगे अंग्रेज़ों को। तो दीवानी ग्रांट कर दी थी शाह आलम सेकंड ने अंग्रेज़ों को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में 1765 में। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो है शाह आलम सेकंड। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड एज द हेवन बोर्न जनरल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग पीसेस में आ चुका है, अलग अलग स्टेट पीसेस में। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग का जन्मे जनरल कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा जनरल था जिसने शुरुआत में अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कराया भारत में। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है फ्रांसिस्को ड्यूप्लेक्स और ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। मुझे उम्मीद है फ़ोटो देख के समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव इनिशियली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के तौर पे आते हैं और धीरे धीरे इतने एफिशिएंट थे कि बहुत ऊपर तक पोस्ट तक वो जाते हैं, और ब्रिटिश के एक्सपेंशन में भारत में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही एफिशिएंट वो एक जनरल के तौर पे माने जाते हैं, तो इसलिए उनको अलग अलग नामों से दर्जे दिए गए, जिसमें उनको हेवन बोर्न जनरल भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है रॉबर्ट क्लाइव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता इन 1784। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए जोनाथन डंकन, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को ड्यूप्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की थी वो की थी, इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत लिख दिए गए हैं, वो विलियम जोन्स थे जिसने 1784 में स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स उस टाइम गवर्नर जनरल थे, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर तो विलियम जोन्स है। वैसे 1784 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स उस टाइम भारत के गवर्नर
जनरल थे, तो आप इसको मतलब भारत बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल तो 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे पहले। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम, ऑप्शन नंबर बी मीर जाफ़र, ऑप्शन नंबर सी मीर अली वर्दी खान, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह। तो ये कहीं ना कहीं बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल जो टेरिटरी थी, वहाँ के राजा हैं। ऑप्शन नंबर डी को अगर छोड़ दें तो मीर जाफ़र वही थे जो 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे। बाद में उनको बंगाल का उन्होंने सर्वे सर्वा बना दिया, लेकिन बाद में उसको हटा के मीर कासिम को सर्वे सर्वा बना दिया। फिर मीर कासिम को भी उनसे दिक्कतें होने लगी अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ बहुत प्रेशर कर रहे थे उससे कि बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करो, हमें टैक्स जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें टैक्स ला के दो। तो इससे मीर कासिम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो कहीं ना कहीं बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था उसमें मीर कासिम, अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और जो मुगल्स के उस टाइम किंग थे शाह आलम सेकंड, ये तीनों लड़े थे इकट्ठे बैटल ऑफ बक्सर में और बहुत बुरी तरीके से हार गए थे अंग्रेज़ों से। और अंग्रेज़ों ने एक हेजिमनी स्थापित कर ली थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मीर कासिम, जो ऑप्शन नंबर ए है। मीर कासिम ही वो आदमी था जिसने मुर्शिदाबाद से अपनी कैपिटल मुंगेर को ट्रांसफ़र कर दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कैलकटा। कैलकटा का जो फाउंडर था वो कौन था? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए जॉब चॉर्नोक, ऑप्शन नंबर बी ड्यूप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स। तो कलकत्ता की जो बेसिकली स्थापना की थी वो की थी जॉब चॉर्नोक ने। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, जॉब चॉर्नोक ने ही कलकत्ता की स्थापना की थी। अब हम और देख लेते हैं मुंबई, जिसको हम पहले बॉम्बे बोलते थे। बॉम्बे की जो स्थापना की थी वो थी ओएंगर करके एक नाम था, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने बॉम्बे की स्थापना की थी। अगर हम चेन्नई की बात करें, जिसको आज के डेट में चेन्नई बोलते हैं लेकिन पहले मद्रास बोलते थे, मद्रास की जो स्थापना की है वो फ्रांसिस डे नाम का एक आदमी था, इसने स्थापना की थी मद्रास की। तो ये 3 जो बड़े बड़े शहर हैं कलकत्ता, चेन्नई, बॉम्बे, इनकी स्थापना करने वाले ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ थे। लेकिन दिल्ली की जो स्थापना बताते हैं वो अनंग पाल जी थे, जो एक तोमर डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने की थी। तो ये 4 जो महानगर हैं उनकी स्थापना करने वाले लोगों के नाम आपको बता दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए जॉब चॉर्नोक, जिसने कि कलकत्ता की स्थापना की थी। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है। वो है द फर्स्ट हु स्टार्टेड ए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया। हिंदी में भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले व्यक्ति ने, पहले कंपनी कौन सी थी, कौन सा देश कौन सा था? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश, ऑप्शन सी डेनिश, ऑप्शन नंबर डी डच। हिंदी में थोड़ी टाइपिंग गलत सी है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम लोग। तो 1602 में डच भारत आते हैं। डच यानी नीदरलैंड के लोग, जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं, उन लोगों को डच बोला जाता है। वो 1602 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की, जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ऐसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जिसने भारत के साथ ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में बिजनेस किया था। तो डच इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही भारत के साथ जॉइंट स्टॉक ट्रेड किया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है।